हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल एजुकेशन हब पर। आज से हम शिक्षण विधियाँ शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षण विधियाँ हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी की शिक्षण विधियाँ शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षण विधियाँ पहले करवाएंगे कंप्लीट। हिंदी की शिक्षण विधियाँ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम हिंदी व्याकरण को करेंगे। हिंदी शिक्षण विधियों के लगभग 15 या 20 वीडियोज़ में अप्रोक्सीमेट हिंदी शिक्षण विधियाँ हो जाएगी। ज़्यादा तो मैक्सिमम बस लास्ट एक महीने में शिक्षण विधियाँ पूरी हो जाएंगी। हिंदी की शिक्षण विधियाँ बिल्कुल डिटेल से पूरी एनालिसिस करेंगे। अच्छे से पूरा करने के बाद फिर हम व्याकरण पर चलेंगे। व्याकरण को बिल्कुल जीरो से लेकर के पूरी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, हिंदी की शिक्षण विधियों के अलावा आज से हमारा देखो, आपको कुछ एक बात बता दूं कि हिंदी की शिक्षण विधियों के अलावा साइकोलॉजी की क्लास आएगी आपकी। आज साइकोलॉजी की क्लास आएगी लगभग 11:15 बजे। 11:15 बजे आपकी साइकोलॉजी क्लास आएगी। और हिंदी की अभी आपकी क्लास 9:15 डली आएगी। 9:15 PM सुबह आपकी हिंदी की क्लास आएगी। और शाम को अपनी जो जीके वाली क्लास होती है वो शाम को अपनी डेली होगी। जीके वाली क्लास शाम को 6:15 बजे होगी। ठीक है, इन 3 क्लासेस की आपको डिटेल बता दी मैंने। उसके बाद अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करनी है, पूरी शिक्षण विधियाँ। तो चलिए करते हैं शुरू। हिंदी की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में हमारे 3 यूनिट्स हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 3 इकाइयाँ हैं शिक्षण विधियों में। हिंदी पढ़ते समय इंग्लिश नहीं यूज़ लेनी चाहिए, बट उसके बावजूद भी मैं कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जुबान पे चढ़े हुए इंग्लिश निकल जाती है। कोशिश करेंगे हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की, बट फिर भी यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका हिंदी आपको बता देंगे। पहली यूनिट या पहली इकाई है, उसमें हमारे 3 पार्ट हैं। पहली यूनिट के हमारे 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। उसमें से आपका पहला भाग हमारा है भाषा शिक्षण की विधियाँ। पहला भाग हमारा है भाषा शिक्षण की विधियाँ। दूसरा भाग है भाषा शिक्षण के उपागम। और तीसरा है भाषा दक्षता का विकास। यानी सबसे पहले हम भाषा शिक्षण की विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा होती क्या है, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भाषा शिक्षण के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाषा की जो दक्षता है, भाषा की दक्षता, उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हमारी पहली यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट में क्या है हमारा? भाषा कौशल का विकास। सबसे पहले भाषा के कौशल का विकास करेंगे। फिर भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको भाषा पढ़ाने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। उनके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बात करेंगे। जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनके बारे में, श्रव्य सामग्रियाँ, दृश्य सामग्रियाँ, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ, ब्लैक बोर्ड, जो आपका रजिस्टर वगैरह होता है, इन सब के बारे में। फिर तीसरी आती है हमारी यूनिट 3, इकाई 3। इकाई 3 में क्या है हमारा? भाषा शिक्षण के मूल्यांकन। क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करेंगे। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे। और हमारी चौथा पार्ट क्या बचेगा? उपचारात्मक शिक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है जबकि उपचारात्मक शिक्षण होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद, ये पूरी यूनिट पढ़ने के बाद हमारी हिंदी की टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियाँ पूरी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? चलिए करते हैं शुरू। ये आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा होती क्या है। ठीक है, चलते हैं भाषा के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी की शिक्षण विधिया में सबसे पहले बात आती है भाषा की, कि भाषा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। कि भाषा जो मानव का जो जीवन है ना, उसका एक अभिन्न अंग है भाषा। भाषा मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, भाषा मानव के जीवन का अभिन्न अंग है। आप साथ साथ में नोट्स लिखने चाहो तो लिख सकते हो, और बाद में आप वीडियो को दोबारा रोक के आप नोट्स लिख सकते हो आराम से। और इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद दुरीना, ये रहा, इस नाम से रीड विद दुरीना, ये आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएंगे। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्विजेस भी चलती हैं। ओके, चलते हैं। अब बात करते हैं भाषा। भाषा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। कि भाषा क्या है? जो हमारा मनुष्य जीवन है उसका अभिन्न अंग है, उसका एक अलग पार्ट है भाषा। बिना भाषा के कोई भी मनुष्य कुछ भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, जब हमें आज विचारों का आदान प्रदान करना होता है तो हम भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा क्या है? ज्ञानार्जन का आधार होने के साथ साथ सभी प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का आधार भी। सामाजिक क्रियाकलापों यानी समाज में हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, एक तो हम ज्ञान अर्जन करते हैं, भाषा से ज्ञान का अर्जन करते हैं। ज्ञानार्जन में ज्ञान प्लस अर्जन कौन संधि है? साथ में हम कई बार व्याकरण की भी कुछ बातें करते चलेंगे तो इसमें कौन संधि है? दीर्घ संधि है।
ठीक है, स्वर संधि में दीर्घ संधि है। यह ज्ञानार्जन का आधार होने के साथ, एक तो ज्ञान का अर्जन होता है भाषा के माध्यम से, इसके साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों का भी आधार क्या है, भाषा। यानी हम कोई भी सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं, समाज में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है तो क्या हो जाएगा, सामाजिक क्रियाकलापों में किसका काम मिलेगा, भाषा को आधार बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, भाषा द्वारा मनुष्य सभ्यता संस्कृति की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अनेक उन्नतियाँ करने में समर्थ हुआ है। कि भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है कि जो सभ्यता और संस्कृति की जो सीढ़ियाँ चढ़ती है, मतलब सभ्यता और संस्कृति है ना, उसके साथ साथ क्या करता है, आगे से आगे चलता रहता है भाषा के माध्यम से। बात समझ में आ गई। तो यानी भाषा द्वारा मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, भाषा के बारे में अर्थ इसका डिटेल जानते हैं कि भाषा है क्या। भाषा के इतने पर भाषा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह ज्ञानार्जन का आधार होने के साथ साथ सभी प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का आधार भी है। ये पास में थोड़ा साउंड इसलिए क्या पास में रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से ट्रेनें आती जाती है ना, ट्रेन, तो इससे क्या थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। अब भाषा के बारे में थोड़ी सी परिभाषा जानते हैं कि भाषा है क्या। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। और शायद आपको क्लियर दिख जाएगा। चलिए, भाषा है क्या। भाषा की परिभाषा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है, संस्कृत के भाष धातु से बना है। और इस भाष धातु से बने शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रकट करना। भाष का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या फिर प्रकट करना। यानी सिंपल सी बात कि विचारों का प्रकटीकरण, यानी विचारों का प्रकटीकरण के माध्यम से क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, विचारों का प्रकटीकरण जिस माध्यम से होता है उस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी हमें अपने विचार, जिस माध्यम से हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछ लेता है कि भाष धातु, भाषा कौन शब्द से बना है, भाष धातु शब्द से बना, भाष धातु से बना है। भाष धातु कौन से भाषा की है, संस्कृत की है। इज द क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, अब अच्छा देखिएगा आप, अब से दिखेगा आपको। हाँ जी, चलिए भाषा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि भाषा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे इसके हलंत लगा लेना। संस्कृत की भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है, भाष धातु से। बात समझ में आ गई। इस भाष धातु का मतलब, भाष का मतलब क्या होता है, बोलना या फिर प्रकट करना। बोलना या फिर प्रकट करना, बोलना या फिर प्रकट करना। यानी भाषा क्या है, विचारों का प्रकटीकरण है। विचारों का प्रकटीकरण क्या है, भाषा। भाषा का सामान्य अर्थ होता है जो बोली जाती है, जो हमारे मतलब बोली जाती है, वो क्या होती है, भाषा। विश्व की 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में विभक्त हैं। कि टोटल भाषा परिवार कितने हैं, 13 भाषा परिवार हैं। और टोटल भाषाएं कितनी हैं, लगभग 3000। वैसे ज़्यादा बहुत सारी भाषाएं, मतलब छोटी मोटी बोलियां वगैरह, लेकिन मुख्य भाषा कितनी है, लगभग 3000 भाषाएं। और कितने भाषा परिवारों से मिलकर बनी होती हैं, लगभग ये 13 भाषा परिवारों से। लेकिन भारत में जो हिंदी है ना, हिंदी वो कौन से परिवार की भाषा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता के बाद कि भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय के बारे में बात करता हूँ, तो भारोपीय क्या देखते हैं, चलते हैं। भारोपीय क्या है, ये मैं ब्लैक पेज लेता हूँ, इस पर देखिए भारोपीय परिवार क्या है। भारोपीय परिवार के बारे में बात करते हैं। भारोपीय का मतलब होता है, देखो, भारत प्लस यूरोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। यानी भारत और यूरोपीय, भारत का और यूरोप का, इन दोनों को मिलाकर के जो परिवार बनता है वो कौन सा परिवार बन गया, भारोपीय। यानी यूरोप वाले आकर के भारत में बस के, इसलिए भारोपीय परिवार बन गया। तो हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। यहाँ तक बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। शिक्षण विधियाँ बिल्कुल हम डिटेल से, पूरी शिक्षण विधियाँ इसी तरीके से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी शिक्षण विधियाँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम इकाई फर्स्ट की, हमने यूनिट कितनी, देखो आपको यूनिट बताई थी मैंने, पहली यूनिट देखो ये रहा, ये हमने पहले सिलेबस का डिस्कशन किया था कि पहली यूनिट। अब हम पहली यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो हमारी पहली यूनिट है ना, उसके बारे में बात करेंगे, पहली यूनिट में क्या क्या करना है। ओके, अब चलते हैं पहली यूनिट में। चलिए, इकाई फर्स्ट, इकाई एक का
सबसे पहले हमने क्या भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में बात की थी। किसके बारे में? भाषा शिक्षण की हमारी विधियों के बारे में हमने बात की थी कि भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। भाषा शिक्षण की विधियों में सबसे पहले बात करते हैं हम गद्य शिक्षण की। कौन से शिक्षण की बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हमें 6 भाग भाषा शिक्षण की। कितनी भाषा शिक्षण की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से शिक्षण बांटे गए? एक नंबर है गद्य शिक्षण। एक नंबर कौन सा है? गद्य शिक्षण। 2 नंबर पद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, एकाकी शिक्षण। एकाकी शिक्षण बिल्कुल डिटेल से एक एक बताऊंगा कि क्या गद्य होता है, क्या पद्य होता है, क्या एकाकी होता है। उसके बाद कहानी शिक्षण, उसके बाद व्याकरण शिक्षण, और अंततः बचता है हमारा रचना शिक्षण। लास्ट कौन सा बचता है? रचना शिक्षण। तो हमारी भाषा शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन से? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, एकाकी शिक्षण, कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और रचना शिक्षण। कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि गद्य शिक्षण क्या है। सबसे पहली हेडिंग लगाओ गद्य शिक्षण। आप शायद साथ साथ में लिख पा रहे होगे, इतना मैं शायद स्पीड से नहीं चल रहा हूँ। और आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि साथ साथ लिखते हो, तो आप कमेंट कर देना कि हम साथ साथ लिख लें। इसे थोड़ा सा आप धीरे, वैसे स्पीड कैसी है, नॉर्मल है या एवरेज है, कमेंट करके आप बता देना। क्योंकि पहला वीडियो है तो स्पीड आई थिंक मेरे हिसाब से शायद हो सकती है कम ज़्यादा, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो आप बता देना कि स्पीड यदि कम है तुम थोड़ा सा और स्पीड ले लेंगे, यदि ज़्यादा है आप साथ साथ लिख रहे हो थोड़ी ज़्यादा स्पीड है तो आप बता देना, थोड़ी स्पीड क्या कर लेंगे हम, कम कर लेंगे। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की विधियों में सबसे पहले गद्य शिक्षण की बात करते हैं। गद्य हिंदी साहित्य की वह विद्या है। गद्य के बारे में बात करते हैं। गद्य हिंदी साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी भी भाव को, कोई भी जिसका भाव होता है, उस भाव को सरल स्पष्ट शब्दों में दर्शाया जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है इस बात का। आप देखो गद्य क्या लिख रखा है कि गद्य हिंदी साहित्य की वह विद्या है। गद्य हिंदी साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी भी भाव को, कोई भी हमारा जो भाव होता है उसको सरल और स्पष्ट शब्दों में दर्शाया जाता है। कैसे शब्दों में? सरल और स्पष्ट शब्दों में दर्शाया जाता है। कैसे? कि मान लो गद्य के माध्यम से हम हमारा जो भी हम भाव, जो भी हम बात कहना चाहते हैं, उस भाव को, उस बात को हम सरल और स्पष्ट रूप से किसी को व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? सरल और स्पष्ट रूप से किसी को हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई बात कहनी है, उस बात को मैं गद्य शिक्षण के माध्यम से कैसे बताऊंगा? उसको बिल्कुल आसानी से सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं किसी को बता सकता हूँ। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या बोला है? अर्थात जिसमें शब्द, छंद, अलंकार और लय, छंद, अलंकार और लय का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी देखो गद्य में क्या किया, किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन बनता है कि गद्य में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? छंद का, अलंकार का और लय का। किसका? छंद, अलंकार और लय का प्रयोग नहीं किया जाता है। छंद, अलंकार और लय का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें विचार को ज्यों का त्यों रखा जाता है। यानी जैसे विचार होते हैं उसको एज इट इज, ज्यों का त्यों, वैसे का वैसे हम रख देते हैं। पद्य शिक्षण आएगा तब उसकी बात अलग होगी, लेकिन गद्य शिक्षण में क्या है कि जो भी इसमें छंद, अलंकार और लय का प्रयोग नहीं किया जाता। लय सुर ताल जाते हैं, लय सुर ताल, यानी किसी को गा के बताना, वैसे वो इसमें काम में नहीं ले जाता है। न छंद का काम में ले जाता है, न अलंकार का काम में लेते। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी हमारा विचार होता है उस विचार को हम एज इट इज, ज्यों का त्यों किसी के सामने पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आप कमेंट करके बता देना कि कैसा चल रहा है, कैसा कुछ चल रहा है, ताकि हमें अपना आपके बारे में पता चल सके कि आप किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं गद्य शिक्षण में कहानी, निबंध और आत्मकथा शामिल होते हैं। देखो गद्य शिक्षण में कौन कौन आते हैं? कहानी जब हम सुनते हैं, लिखते हैं, वो क्या होते हैं? कहानी किस में आते हैं? गद्य शिक्षण में। निबंध किस में आते हैं? गद्य शिक्षण में आते हैं। आत्मकथा भी किस में आती है? गद्य शिक्षण में। यानी गद्य शिक्षण में क्या क्या शामिल है? कहानी, निबंध और आत्मकथा। अब क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से गद्य शिक्षण में शामिल नहीं है, ऑप्शन दे दे कहानी, निबंध, आत्मकथा और कविता, तो क्या आंसर चला जाएगा? कविता चला जाएगा। ठीक है, कविता आपके पड़ोस वाली कविता नहीं, कौन सी कविता? हाँ बिल्कुल, सॉरी फॉर दैट, वैसे मस्ती मजाक करते जो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अभी हम लाइव नहीं आ पाए ना, जिस दिन लाइव आएंगे तब देखना आपको पढ़ने का अलग इंटरेस्ट आएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी? गद्य शिक्षण की प्रमुख तीन विधियाँ अर्थ कथन विधि या अर्थबोध विधि। 3 शिक्षण विधियाँ। पहली कौन सी है? अर्थ कथन या अर्थबोध विधि। अर्थ कथन विधि या अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की पहली विधि है।
ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। दूसरी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। और तीसरी विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर विधि, गुण संधि। ठीक है, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर विधि। कौन संधि होगी इसमें? गुण संधि। ठीक है, संधि हम साथ में चलेंगे। जो भी शब्द आएंगे साथ में आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द बता देंगे हम। और एक शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, हम बोलते हैं शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध नहीं होता है शु, श तीनों में डिफरेंस होता है। तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य तीनों से होते हैं। तालव्य पहले वाला, दूसरा मूर्धन्य और तीसरा दंत्य से। तो बोलने में डिफरेंस होता है श। तो तीसरा से, दूसरा श, पहला श, ऐसे बोला जाता है। ठीक है ना, पहला तालु से बोला जाता है, दूसरा मूर्धा से बोला जाता है और तीसरा दंत्य से बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो पहली विधि कौन सी है? अर्थकथन विधि या अर्थबोध विधि। दूसरी व्याख्यान विधि और तीसरी प्रश्नोत्तर विधि। सारी की सारी ये तीनों विधियां ही शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। अर्थ कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा। व्याख्या भी कौन करेगा? शिक्षक करेगा। और प्रश्नोत्तर भी कौन करेगा? प्रश्न कौन करेगा? शिक्षक करेगा। तो तीनों विधियां कैसी हैं? शिक्षक केंद्रित विधियां। कैसी विधियां हैं? शिक्षक केंद्रित विधियां। ठीक है, इनके बारे में आप एक एक विधि को डिटेल से समझते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या पढ़ा? पहले भाषा के बारे में पढ़ा, फिर हमने इकाई फर्स्ट के बारे में देखा कि इकाई फर्स्ट में क्या है, 6 विधियाँ होती हैं, गद्य पद्य वगैरह सब पढ़ी। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले हमने गद्य शिक्षण विधि उठाई। और गद्य शिक्षण विधियों के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी? अर्थकथन या अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि और तीसरी कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। और सारी की सारी ये तीनों विधियाँ कौन सी हैं? अध्यापक या शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है अर्थ, 1 नंबर विधि लेते हैं अपन, अर्थकथन या अर्थबोध या वाचन या मौखिक विधि। इसके 4 नाम है। देखो कौन को कितने नाम है इसके? 4 नाम। अर्थकथन, अर्थबोध, वाचन या मौखिक विधि। अर्थकथन, अर्थबोध, वाचन या मौखिक विधि। इसे कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि अर्थकथन। अर्थ देखो, अर्थकथन का मतलब समझ लो कि इसमें अर्थ बताना पड़ता है। कि क्या बताना पड़ेगा? अर्थ बताना पड़ेगा। और अर्थ कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा। अर्थ कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा। और शिक्षक जब अर्थ बताएगा तो क्या हो जाएगी? अर्थकथन विधि किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को, कौन सी में? अर्थबोध विधि। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ, वाचन या मौखिक रूप बताया जाता है। यानी उनको अर्थ बताया जाता है या फिर उनको जो कठिन शब्द होते हैं ना, उनका मौखिक रूप बताया जाता है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा शब्दों का अर्थ बताकर वाक्यों की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। अध्यापक द्वारा शब्दों का अर्थ बताकर वाक्यों की क्या जाता है? व्याख्या की जाती है। इसमें काठिन्य निवारण को गद्य की आत्मा कहते हैं। काठिन्य निवारण को क्या कहते हैं? गद्य की आत्मा कहते हैं। अर्थबोध विधि के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए कि अर्थबोध विधि के बारे में हमने क्या क्या जाना। पहले तो हमने ये जाना कि अर्थ में इसमें क्या करता है? शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को शब्दों का अर्थ, वाचन और मौखिक रूप से बताया जाता है। शब्दों का अर्थ, वाचन और मौखिक रूप से बताया जाता है। और इसमें क्या होता है कि शिक्षक शब्दार्थ बताता है। क्या बताता है? शिक्षक क्या बताता है? शब्दार्थ बताता है। क्या बताता है? शिक्षक शब्दार्थ बताता है। और शब्दार्थ के माध्यम से क्या बताता है? शिक्षक उसके बारे में जानकारी देता है बच्चों को। क्या देता है? जानकारी देता है। कुछ और बातें लिख दें कि शिक्षक क्या बताता है इसमें? शब्दार्थ बताता है। शब्दों का अर्थ बताकर उनको वाक्य में उनको प्रयोग करना बताता है। वाक्यों की व्याख्या करता है। छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण, छात्रों का, लिख लो आप, सक्रिय सहयोग न होने के कारण क्या नहीं होता इनमें? क्योंकि देखो शिक्षक जब अर्थ बताता रहेगा तो छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण उनका मानसिक विकास, कौन सा विकास? मानसिक विकास नहीं कर पाती है। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि क्या करती है कि छात्रों का सक्रिय सहयोग नहीं होता है, तो इसके कारण क्या करती है? उनका छात्रों का मानसिक विकास नहीं कर पाती है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि शब्दों का अर्थ सक्रिय सहयोग न होने के कारण मानसिक विकास नहीं कर पाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? व्याख्यान विधि बाद में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हेडिंग लगाइए यहाँ पे, गद्य शिक्षण के बारे में लिखेंगे। तो भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन सी थी? परंपरागत, आधुनिक विधियाँ थी। उसमें परंपरागत विधियों में पहले कौन सी आती है? गद्य शिक्षण की विधि। पहले कौन सी आती है? गद्य शिक्षण की विधि। कल हम भाषा के बारे में और डिटेल्स जानेंगे। अगले अपन जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम भाषा के बारे में और डिटेल्स जानेंगे कि भाषा के बारे में कुछ परिभाषाएं दी थी, कुछ ऐसे दी थी, उनके बारे में और डिटेल्स जानेंगे। ये विधि हम बाद में पढ़ेंगे। शब्दशास्त्रीय विधि ना, ये हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी तो आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। शब्दशास्त्रीय विधि दोबारा पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल दोबारा देखेंगे।
ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आई। भाषा के बारे में देखो, हमने आप सबसे पहले आपसे बात किससे की, भाषा के बारे में बात की कि भाषा क्या है, भाषा कैसे चलती है, भाषा कुछ चलती है, उसके बारे में। आप एक काम कीजिएगा, जो यहाँ तक है ना, आज आपको नोट्स कहाँ तक बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख लिया यहाँ तक गद्य शिक्षण वगैरह। हम गद्य शिक्षण के बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानेंगे, भाषा शिक्षण के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ भाषा शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा शिक्षण की विधियाँ होती है ना, भाषा शिक्षण की विधियाँ, वो कैसी कैसी विधियाँ होती हैं, यहाँ देखिए। भाषा शिक्षण की विधियाँ, एक होती है परंपरागत, एक प्रकार की विधि कौन सी होती है, परंपरागत विधि, और दूसरी कौन सी होती है, आधुनिक विधि। एक तो होती है हमारी परंपरागत और दूसरी कौन सी होती है, आधुनिक विधि। परंपरागत विधि और आधुनिक विधि। परंपरागत विधि में कौन कौन सी आती हैं, गद्य शिक्षण आता है, पद्य शिक्षण आता है, व्याकरण, कहानी और नाटक शिक्षण शामिल है परंपरागत में। गद्य शिक्षण, अब देखो हम परंपरागत के बारे में बात करता हूँ, पहले किसके बारे में बात करेंगे, परंपरागत के बारे में बात करता हूँ। तो परंपरागत में कौन कौन सी आएंगी, परंपरागत में आएंगे हमारी गद्य, एक तो गद्य, दूसरी पद्य, एक गद्य दूसरी पद्य, तीसरी व्याकरण, व्याकरण, तीसरी कौन सी, व्याकरण, चौथी कहानी, चौथी कहानी, और पांचवी नाटक विधि, पांचवी कौन सी, नाटक विधि। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण, कहानी और नाटक विधि। यानी भाषा शिक्षण की विधियों में क्या करना है, भाषा शिक्षण की पहला प्रकार कौन सा, भाषा शिक्षण की विधियों का परंपरागत विधि। परंपरागत विधियों में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण के बारे में बात करनी है। उसके बाद दूसरी आधुनिक विधियां बचती हैं। आधुनिक विधियों में आप लगा के छोड़ दीजिए, परंपरागत विधियों की बात करें। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे, परंपरागत विधियों में। और परंपरागत विधियों में हमारी पहली विधि कौन सी आएगी, गद्य शिक्षण। और गद्य शिक्षण में हमारे फिर कितनी विधियाँ आएंगी, फिर हमारी 3 विधियाँ आएंगी, अर्थबोध वाली आएगी और बाकी दो अन्य आएंगी। बात समझ में आएगी, अर्थबोध आएगी, व्याख्यान आएगी और प्रश्नोत्तर विधि आएगी, ये हमारी विधियाँ आएंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, पहले हमने सिलेबस का डिस्कशन किया। कल से बिल्कुल आपको रेगुलर एक एक वीडियो चलता रहेगा। पर आपको एक बात ज़रूर बतानी है मुझे, एक बात ये बतानी है कि एक तो ऐसे जो मतलब नोट्स है ना, वो या मैं खुद लिखूं हाथ से, आपके साथ साथ ऐसे हाथ से ऐसे लिखूं, और हाथ से लिख करके देखो, ये वीडियो मतलब मोबाइल की स्क्रीन से ऐसे करते हैं ना, मतलब इसमें रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन से, तो इसमें हाथ से लिखना पड़ता है। और हाथ से लिखते हैं तो वो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो पेन तो लेके आ नहीं सकते, लॉकडाउन है, बाहर सब कुछ बंद है ना, तो इतना लेके नहीं आ सकते। तो और अभी टेक्निकली इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि नया नया सब कुछ ना, तो एक तो हाथ से लिखें, थोड़ा सा राइटिंग कैसे हो सकता है, आपके इशू हो सकता है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे हिसाब से, मेरे को पता है आप एडजस्ट कर लोगे, है ना। तो एक तो मेरे को ये फीडबैक देना है आपको पहला तो, कि मैं आपको हाथ से यहाँ पे लिख लिख के बताऊँ, या फिर जो नोट्स है ना वो प्रिंटेड ऐसे, मतलब ऐसे नोट्स लिखे हैं वो नोट्स ऐसे कैसे लेके आऊँ, एक तो आपको ये बताना है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में सबके सब बताओगे। दूसरी बात आपको क्या देना है कि हमारी जो स्पीड है इस वीडियो के आधार पे, इसमें जो आपने जितने नोट्स बनाए, ठीक है, आगे कल से हम बिल्कुल रेगुलर वापस जीरो से शुरू करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वापस बना सकते हो। हमारी जो स्पीड है वो स्पीड सही चल रही है, अगर कम ज़्यादा है, आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो, साथ साथ लिख पा रहे हो, क्या आपका फीडबैक है, स्पीड के बारे में बताओगे। तीसरा, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियोबिलिटी, जो हमारा साउंड सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है कि साउंड कैसा है वगैरह कुछ, आप सब हमें इसके कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब चलते हैं मनती हमारी कुछ स्लाइड्स पे, ये बातें हमने कर ली इतनी, बाकी कल दोबारा बताएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट आपको 100% करना है। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना आप मोटिवेट हो रहे हो, कितना आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपने हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद दुरेना को ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको क्विजेज़ मिलेंगी, क्विज़ प्लस आपको वहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह वहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन अब हमारा यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल साइकोलॉजी हम पूरी करेंगे, पूरी साइकोलॉजी, पूरी हिंदी और पूरा जीके, जीके ज्योग्राफी चल रही है, उसके साथ पूरा जीके करवाएंगे। उसके अलावा हमारी धीरे धीरे सभी क्लासेस, इंग्लिश की भी स्टार्ट करेंगे, मैथ्स की भी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सभी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एक बार प्लेटफॉर्म नया है तो धीरे धीरे थोड़ा सिस्टम में टाइम लगता है। और हाँ, हमारे पास टेक्निकल टीम, इतनी कोई टेक्निकल टीम नहीं है, हमारा टेक्निकल टीम में सिर्फ एक ही हमारा शेयर है, हालांकि मतलब बताना नहीं चाहिए, बट हमारा टेक्निकल हेल्पर सिर्फ एक ही है, और उस इंसान को दिल से थैंक्स, प्रेम।
उसका बिल्कुल दिल से थैंक्स कि हाँ भाई वो हमारे लिए इतना मेहनत करता है, इतना तो हमारा बस वही हमारी कहते हैं ना, हमारे पास ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, वही हमारा सब कुछ है, टेक्निकल सारा वो संभालता है और दिल से सैल्यूट है उसको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, सेकंड वीडियो में हिंदी में के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मतलब कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा क्या होना चाहिए, कैसे शिक्षण विधियाँ चलनी चाहिए, हाथ से लिखकर बताना चाहिए या फिर पीडीएफ लेके आनी चाहिए, मतलब वैसे हैंड रिटन नोट्स लेके आनी चाहिए, कैसे लेके आनी चाहिए, या फिर आपको स्पीड में साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो बता सकते हो, और आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो बता सकते हो, को कौन से सब्जेक्ट की नई क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। और हाँ, मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे को हमारे स्पेशल अलग अलग किसी सब्जेक्ट, कभी किसी सब्जेक्ट, कभी किसी सब्जेक्ट का हमारा अलग अलग में मैराथन क्लासेस भी लगवा दी जाएंगी। और थोड़े दिनों में पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी हो या इंडियन ज्योग्राफी उसकी क्लासेस स्टार्ट करें, उसमें क्या करें, क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे ताकि क्वेश्चंस भी आप साथ में करते चलो। और हाँ बिल्कुल इन्हीं की जैसे शिक्षण विधियों का एक टॉपिक कंप्लीट है, उस टॉपिक के हमें क्वेश्चन करवाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊँगा बाकायदा, आप उनके आंसर दोगे, आगे वाले दिन में उनके आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक कमेंट शेयर वो सब करना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके आसपास लॉकडाउन है तो उसका अच्छे तरह से पालन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना पेंडेमिक में हमारी सरकार की मदद कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।